स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे हम क्लोज्ड फॉर्म इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं और कैसे हम नॉर्मल इक्वेशन को निकालते हैं। आज हम दूसरी चीज में बात करेंगे कि कैसे हम लीनियर रिग्रेशन का थीटा फाइंड करते हैं बाय ग्रेडियंट डिसेंट मेथड से। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट डिसेंट जो मेथड है ये हम पहले देख चुके हैं। एसजीडी जो हम देख चुके हैं क्लासिफिकेशन में, तो उसमें हमने पढ़ा था कि स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। तो उसी में यहाँ पार्ट है, आज हम इसको सीखेंगे कि क्या क्या होता है ये और कैसे ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो ये क्या है, एक एल्गोरिथम है और ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है। इससे क्या करते हैं हम कि सबसे पहले हमारे जो पैरामीटर्स होते हैं हम उसको ट्विक कर देते हैं। ट्विक मतलब हम उसको बढ़ा देते हैं इटरेटिवली, जैसे हम चलते रहते हैं। जैसे इटरेटिवली मतलब अगर आपने एक फॉर लूप चला दिया तो वो एक हर एक स्टेप में चल रहा है। जैसे फॉर आई इज इक्वल टू 0, फिर आई इज इक्वल टू 1, फिर आई इज इक्वल टू 2, ऐसे इसको कहते हैं हम इटरेटिवली। तो जब वो इटरेटिवली चल रहा है तो हमने क्या कर रहे हैं, पैरामीटर्स को ट्विक कर रहे हैं, पैरामीटर्स को बढ़ा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई हम ऐसा? ताकि जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है वो क्या होते रहे, लो होते रहे। अच्छा, अब इसमें एक और टर्मिनोलॉजी आती है कि जब हम पैरामीटर जो हमारे का होता है, ग्रेडियंट डेसेंट का जो पैरामीटर होता है उसमें एक साइज ऑफ द स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कितना ले रहे हैं। जैसे मान के चलिए अगर आई इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो क्या हम एक स्टेप से बढ़ रहे हैं, 1 पे जा रहे हैं, कि आई इज इक्वल टू 0 से सीधे 2 पे कूद रहे हैं, कि 3 पे कूद रहे हैं। तो मतलब स्टेप्स कैसे हम इसको डिटरमाइन करें, तो ये हम कैसे डिटरमाइन करते हैं ग्रेडियंट डिसेंट में, बाय द हेल्प ऑफ लर्निंग रेट हाइपर पैरामीटर। ये आपको याद होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि लर्निंग रेट हाइपर पैरामीटर क्या होता है और क्यों हम इसको यूज करते हैं। बेसिकली जनरलाइजेशन के लिए यूज होता है ये, और ताकि ओवरफिटिंग ना हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको डिटेल में देखना है तो प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं कि क्या इसका वेज है, कैसे हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो अगर हमारा क्या है, लर्निंग रेट टू स्मॉल है। ठीक है, अगर मान के चलिए, अभी इटरेटिवली समझा रहा हूँ आपको। तो अगर हम एक स्टेप लेके चल रहे हैं, ठीक है, हम एक एक स्टेप करके चल रहे हैं, और अगर 1000 स्टेप्स है हमारे पास, तो हमें 1000 स्टेप को करने में हमारा मतलब 1000 बार हमारा लूप चलेगा। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम जाएगा हमारा। तो अगर हम छोटे स्टेप्स रखते हैं तो क्या होगा कि वो इटरेशन को कन्वर्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा, मतलब इटरेशन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। अगर हम बहुत ज्यादा स्टेप रख देते हैं भाई, पहला स्टेप 0 पे था, दूसरा स्टेप से 1000 पे रख दिया, सीधे जंप मार दी कि सीधे एक घाटी पार कर दिया हमने कूद के। ऐसा रख दिया कि जो हमने कभी सोचा नहीं था, सीधे वहीं पे पहुंच गए। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही हमने इतना ज्यादा रखा तो वो गुड सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर पाएगा, क्योंकि वो पहला वाला और लास्ट वाला ही देखेगा सीधे, क्योंकि बीच के टर्मिनोलॉजी वो देखेगा नहीं। 0 से सीधे लेके 1000 को उसने जंप मार दिया है, तो उसमें बीच में वो बिल्कुल नहीं देखेगा। तो इसके लिए हम ग्रेडियंट डिसेंट का जो पैरामीटर सेट करना है वो जरा एक प्रॉब्लम बन जाता है कि कैसे इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, वो अभी हम देखेंगे। और जो हम एमएससी कॉस्ट फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है, एमएससी कॉस्ट फंक्शन मतलब मिनिमम स्क्वायर एरर, जो हम कॉस्ट फंक्शन यूज करते हैं। तो ये क्या होता है, लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, कन्वेक्स होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो कर्व बन रहे हैं, जैसे लीनियर रिग्रेशन के कर्व बन रहे हैं, अगर हम कर्व में कोई भी दो पॉइंट ले लें, अपनी चॉइस के कोई भी दो पॉइंट ले लें और उनमें से एक लाइन, स्ट्रेट लाइन खींचे, तो वो कभी भी किसी कर्व को कट नहीं करेगी। ठीक है, तो वो कभी भी किसी कर्व को नहीं कट करेगी। इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम अपना ग्लोबल मिनिमम के बहुत करीब आ सकते हैं। तो जो ग्लोबल मिनिमम क्या होता है, जो सब में मिनिमम हो, सबसे स्मॉल हो, जो उसके हम सबसे ज्यादा करीब आ सकते हैं। अगर हमने सबसे ग्लोबल मिनिमम फाइंड कर दिया तो हमारा मिनिमम कॉस्ट फंक्शन हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जरूरी है कि जो ग्रेडियंट डिस्टेंट मतलब जो ग्रेडियंट डिसेंट में हम यूज कर रहे हैं उसमें जो फीचर्स है उसमें सबके स्केल सेम हो। इसके लिए हमने पहले पढ़ा था कि स्टैंडर्ड स्केलर क्लास हम यूज करते थे। तो अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिए तो उसको जाके आप देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टैंडर्ड स्केलर क्लास कहाँ कहाँ यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम इसमें आते हैं कि बैच ग्रेडियंट डिसेंट होता क्या है।
ठीक है, इसमें दो तीन मेथड्स आते हैं ग्रेडियंट डिसेंट को सॉल्व करने के लिए। दो तीन मेथड्स आते हैं, बैच ग्रेडियंट डिसेंट मेथड आता है, और एसजीडी आता है, और एक मिनी बैच वाला आता है। तो पहले हम बैच ग्रेडियंट डिसेंट देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा कि ये आपका पैरामीटर है, तो इसमें पूरे ट्रेनिंग सेट पे लर्न करेगा। अगर आपका पूरा ट्रेनिंग सेट है, उस पूरी ट्रेनिंग सेट में ये मतलब ग्लोबल मिनिमम फाइंड करने की कोशिश करेगा। इसके लिए ये कुछ डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव की इक्वेशन है जो इस पे काम करता है, जिसपे ये, और यही यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी किया गया है। यहाँ पे ईटा रख दिया सबसे पहले 0.1, और इपोज, एन इपोसिस मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये थाउजेंड्स बार, मतलब हम इसको एन स्टेप्स भी बोल सकते हैं आप, कि जितने बार ये रन कर रहा है, तो एक टाइम ये रन किया, फिर तो दूसरी बार किया, तो 1000 स्टेप्स तक इससे रन करना है हमारे हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है ईच इटरेशन ओवर द ट्रेनिंग सेट इज कॉल्ड एन इपोच। ठीक है, मतलब हर बार हम जो इटरेशन चलाते हैं, एक बार इटरेशन चला दी, दूसरी बार इटरेशन चला दी, तो ये इटरेशंस को हम क्या बोलते हैं? इपोच बोलते हैं। ठीक है, फिर हम लेंथ निकाल देंगे एक्स बी। एक्स बी हमारा क्या था? हमने इससे प्रीवियस वीडियो में देखा था, एक्स बी हमने निकाला था, जिसको हमने वो x0 से मल्टीप्लाई किया था, फिर उसके बाद पूरे डेटा सेट में डाल दिया था। ठीक है, तो वैसे ही हमने एक्स बी यहाँ से कैलकुलेट किया था। आप देख सकते हैं इसके प्रीवियस वीडियो में जाके कि एक्स बी हमने कैसे कैलकुलेट किया था। फिर हमने एक्स बी कैलकुलेट किया था, फिर हमने क्या किया? रैंडम इसमें नंबर्स ले लिए। थीटा हमने यहाँ पे रैंडम नंबर्स लेके, जो इसका रहता है, किसका? नमपाई का रहता है, रैंडम डॉट आर एन डी एन। तो ये जो इसका मेथड होता है, इससे हमने रैंडम नंबर ले लिए। अब क्या? अब हमने सीधे लगाना है, पहले ग्रेडियंट्स निकालते हैं हम, उसके बाद देखेंगे। ग्रेडियंट्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? तो इसमें फॉर्मूला है हमारे पास 2/m, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको 2/m। फिर उसके बाद एक्सपी डॉट टी। एक्सपी डॉट टी मतलब हमारा ट्रांसपोज निकालना है हमने, ठीक है, निकाल दिया। उसके बाद एट द रेट मतलब मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना है, किसके साथ? किसके साथ करना है भाई? हमने इसको करना है किसके? इनटू थीटा के साथ, ये हमने फाइंड करना है। तो हमने ये वाला फाइंड किया, ठीक है, माइनस फाइंड, ये वाला पूरा फाइंड करके उसके बाद हमें थीटा मिल गया, ग्रेडियंट्स मिल गया, सॉरी, ग्रेडियंट्स हमें मिला। अब दूसरे स्टेप में हमने जाने से पहले क्या करना है? हमने थीटा की वैल्यू को चेंज करना है, क्योंकि यहाँ देखिए आप थीटा है, फिर ये थीटा, फिर क्या होगा? फिर थीटा चेंज होगा अगली बार में। थीटा के हमें चेंज करने के लिए थीटा माइनस ईटा। ईटा क्या है भाई? 0.1 है। तो ये हमारा थीटा माइनस ईटा इंटू ग्रेडियंट, जितनी भी वैल्यू निकली इसको इसके साथ इंटू करके, फिर उसके बाद फिर हमने लूप में चलाना है। फिर कब तक चलाते रहना है हमने? 1000 टाइम्स। एंड पोच हमारे पास कितने में? 1000 टाइम्स। लास्ट में जो थीटा वैल्यू आएगी वो आएगी ये वैल्यू। यह वैल्यू हमारे पास आ गई है, थीटा वैल्यू। ठीक है, तो अब आपके पास ये आया होगा कि कितनी इटरेशन रखनी है। आपने तो यहाँ 1000 रख दी, तो 1000 रख दी, तो हो सकता है कि मैं 10,000 रख दूं, और 1 लाख रख दूं, कितना भी रख दूं, क्या फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल, आप कितनी भी इटरेशन रखे, और लार्ज नंबर का इटरेशन ही रखना। पर इसमें एक चीज और होती है कि जैसे आपने इटरेशन रख दी, पर अगर हमें हमें हम ये चाह रहे हैं कि भाई हम मिनिमम पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, इसके बाद कुछ मिनिमम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? फाइंड करके इटरेशन क्यों चलाना है हमने खाली फालतू में? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? एक टॉलरेंस टॉलरेंस को हम डिफाइन कर देते हैं। तो इस हम ये बोलते हैं कि भाई इटरेशन चल रही है, अगर बीच में इटरेशन में क्या होता है कि वो टॉलरेंस वैल्यू से कम हो जाती है, जो वैल्यू आपकी है वो टॉलरेंस वैल्यू से कम हो गई, तो आप क्या करिए कि हमें मिनिमम मिल चुका है और लूप से बाहर आ जाइए। ठीक है, तो ये आपका क्या आता है? ग्रेडियंट डिसेंट कैसे काम करता है, बैच ग्रेडियंट डिसेंट कैसे काम करता है। तो इसका जो कन्वर्जेंस रेट आता है, कन्वर्जेंस रेट मतलब कितनी जल्दी ये मतलब सॉल्यूशन पे पहुंच पा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंस रेट। तो बैच ग्रेडियंट डिसेंट का जो आता है वो आता है आपका 1/एप्सिलॉन। 1/एप्सिलॉन क्या है? 1/एप्सिलॉन आपकी टॉलरेंस वैल्यू है, एप्सिलॉन टॉलरेंस वैल्यू है। 1/एप्सिलॉन ये इटरेशंस ले रही है, किसके लिए? ऑप्टिमम ऑप्टिमम जो हमारे पास जो आंसर है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन पहुंचने के लिए वह ये 1/एप्सिलॉन ले रहा है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा आता है हम स्टोचस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। ये मतलब बेसिकली पॉपुलर भी बहुत है, और हम ज्यादा से ज्यादा ट्राई करते हैं कि जब हम लीनियर इक्वेशन यूज कर रहे हैं, तो नॉर्मल इक्वेशन तो हम मतलब यूज कर लेते हैं,
पर हम ज्यादातर ग्रेडियंट डिसेंट यूज करते हैं, वो भी स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा ये मतलब मिनिमम कॉस्ट देता है। और उसमें नॉर्मल इक्वेशन में क्या है, जब हम नॉर्मल इक्वेशन यूज कर रहे हैं तो उसमें ठीक है वो कॉस्ट देगा पर मिनिमम नहीं देगा। अब इसमें क्या डिफरेंस है, क्यों हम बैच ग्रेडियंट डिसेंट की जगह इसको यूज कर रहे हैं स्टोचैस्टिक को। इसमें क्या है कि बैच ग्रेडियंट डिसेंट में जब हम काम करते हैं तो हम पूरे ट्रेनिंग सेट में काम कर रहे हैं। तो इसको इसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी ऑप्टिमम सॉल्यूशन वाला जो आपकी बैच ग्रेडियंट डिसेंट जो है ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड करने में टाइम लेता है, और वो एल्गोरिथम क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। अब हमें अगर तेज काम करना है तो हम क्या करते हैं कि ट्रेनिंग सेट से क्या उठाते हैं, रैंडम इंस्टेंस उठाते हैं। ठीक है, कुछ रैंडम्स वैल्यू उठा दी और उसके बाद उसमें कंप्यूट किया, फिर उसके बाद उसमें हम ग्लोबल मिनिमम निकालते हैं। पर इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। आपका ये बिल्कुल सही काम करेगा कि पहले धीरे 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 करके ये आपका ग्लोबल मिनिमम तक पहुंचेगा। पर जैसे बैच ग्रेडियंट डिसेंट क्या करता था कि जैसे टॉलरेंस वैल्यू से नीचे आया, उसने देखा कि हमें ग्लोबल मिनिमम मिल चुका है, ये वहां पे होल्ड करके ब्रेक कर देगा। पर इसमें स्टोचैस्टिक में क्या है, हमने रैंडम वैल्यूज ली है भाई। तो रैंडम वैल्यूज में तो ऐसा है कि वो बार बार रैंडम वैल्यूज देते रहेगा। तो जब वो बार बार रैंडम वैल्यूज देता रहेगा तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक पॉइंट पे रुक जाए। ऐसा नहीं कि हमें ग्लोबल मिनिमम मिल गया, ठीक है हमें मिल गया, पर वो उसके चार मतलब थोड़ा सा जरा कभी आगे +5 +-5 ऐसे करके देते रहेगा। ठीक है, पर वो रुकेगा नहीं, एक पॉइंट पे नहीं रुकेगा कि ये पॉइंट आपका ग्लोबल मिनिमम है और इस पे रुक जाइए। नहीं, ये जंप करता रहेगा, बाउंस अप करता रहेगा, डाउन करता रहेगा, पर रुकेगा नहीं। तो ये स्टोचैस्टिक में होता है। ठीक है, ये रैंडम नेचर भी कहते हैं इसको हम, कि ये रैंडमली उठा देता है क्योंकि। और इसमें तो अब कुछ है नहीं, इसमें वही है। अब देख लेते हैं कि कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, एन इक्वल टू 50। इस बार हमने 50 लिया है, देखो उस टाइम पे क्या लिया था हमने, 1000 लिया था, इस बार हमने क्या लिया है, 50 लिया है। अब 20T1 हम 5 और 50 को डिफाइन कर दिया, फिर लर्निंग शेड्यूल, फिर वही काम करना है जो हमने पिछली बार किया था, बस इस बार क्या करना है, इस बार उसमें रैंडम नंबर को जो आता है हमारे पास, जैसे वाई आई हमने यहाँ पे लिया है, तो वाई आई बार बार चेंज होता रहेगा, क्या रैंडम नंबर्स लेता रहेगा वो। तो हम बार बार रैंडम नंबर से वो इंटू करते 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 लास्ट में जो हमारे पास थीटा वैल्यू आएगी, वो लगभग लगभग उसके सेम आ रही है, पर ये ग्लोबल मिनिमम फाइंड करके देगा उससे कम, उसमें इपोच में, उससे कम इपोच में हमें एसजीडी देगा बैच, बैच के मुताबिक ये बहुत मतलब फास्ट है, इसलिए हम जहाँ तक एसजीडी यूज करते हैं। जैसे आपने इससे पहले भी देखा होगा एसजीडी, वो यूज किया था हमने, एसजीडी क्लासिफिकेशन यूज किया था, सॉरी एसजीडी क्लासिफिकेशन हमने जब यूज किया था तो हमने यही काम किया था। तो अब आप समझे कि एसजीडी क्लासिफिकेशन मतलब क्या था, लीनियर क्लासिफिकेशन नहीं था वो। ठीक है, वो लीनियर का ही पार्ट था, बस लीनियर में हमने नॉर्मल इक्वेशन ना यूज करके हमने ग्रेडियंट डिसेंट किया, और ग्रेडियंट डिसेंट में हमने एसजीडी यूज किया ताकि हम ग्लोबल मिनिमा मतलब ग्लोबल मिनिमम मिनिमम कॉस्ट फाइंड कर पाए, मतलब उसकी मिनिमम कॉस्ट को हम फाइंड कर पाए, कितना वो टाइम लेगा और कितना वो थोड़ा ये फास्ट होता है बैच से। ठीक है, स्काई किट लर्न, स्काई किट लर्न ने सबके लिए बनाया था, इससे पहले हमने देखा कि उसके लिए बनाया था, नॉर्मल इक्वेशन के लिए बनाया था, तो इसके लिए भी इसने बनाया है एसजीडी रिग्रेसर नाम के क्लासिफायर। हम इससे पहले यूज कर चुके हैं क्लासिफिकेशन वाले मेथड में, क्लासिफिकेशन वाले वीडियो में, वहां जाके आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे हमने यूज किया था उसको, और कैसे हमने फाइंड किया था कि क्या क्या ये वो लेगा, पैरामीटर्स लेगा और क्या चीज ये यूज करेगा। आज हम देखेंगे कि रिग्रेसर कैसे यूज करेगा ये। तो वही लीनियर मॉडल, क्योंकि लीनियर मॉडल के अंदर ही सब कुछ आ रहा है, एसजीडी रिग्रेसर हम इंपोर्ट कर देंगे सबसे पहले, फिर हम ये जो हम डिफाइन करने वाला फंक्शन है ये तो हम हर चीज के लिए करते हैं, फिर इसमें पर हम मैक्सिमम इटरेशन दे देंगे कहाँ तक हमने चल रहा है, टॉलरेंस वैल्यू दे देंगे, पेनल्टी हमें कोई जरूरत नहीं है पेनल्टी की, नॉन दे दो, फिर ईटा, ईटा हमें देना पड़ेगा 0.01 दिया हमने, फिर नंबर चेंज, नंबर ऑफ चेंज मतलब कितना चाह रहे हैं हम कि कितने बार वो इटरेशन चले। ठीक है, तो कितने बार चेंज करें, तो हम 100 चाह रहे हैं इसमें। ठीक है, 100 आप हम एन इटरेशन इतनी चाह रहे हैं, पर ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 1000 तक जा सकता है। रैंडम स्टेट 42, ये हम जानते हैं कि रैंडम स्टेट 42 क्यों यूज कर रहे हैं, ये हम, ये राम कथा हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, तो अब तो याद हो ही जानी चाहिए आप लोगों को भी। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अब एस डी डी रिग्रेशन जो हमने यहाँ बनाया था, इस पे हम फिट कर देंगे क्या, एक्स, एक्स हमें यहाँ ऊपर से मिल ही गया था एक्स। ठीक है, एक्स हमें मिल ही गया था, फिर हमने एक्स को यहाँ फिट कर दिया है,
फिर y डॉट ट्रेवल। अब y डॉट ट्रेवल क्यों यूज करते हैं हम? क्योंकि जो हमारे पास y है, वो y क्या है, वो y हमारा 2D है। अब हम यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि नहीं भाई हमें 1D, क्योंकि जो फिट मेथड होता है वो सिर्फ और सिर्फ 1D एरे मेथड को देखते हैं। जैसे x है हमारे पास, x से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1D में आ रखा है, तो y को हम क्या करेंगे, y हमारा डॉट y डॉट ट्रेवल कर देंगे। तो y डॉट ट्रेवल क्या करता है कि इसको 1D टारगेट्स में तोड़ देता है, 2D एरे को 1D में तोड़ देगा। अब इसके बाद हम इंटरसेप्ट और कोफिशिएंट हमने पता किया था, हमने देखा था कि इसको कैसे हम फाइंड करते हैं और क्या होता है ये इंटरसेप्ट और रिग्रेशन। एक बार और बताया था आपको, जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये क्या है, ये हमारे पास एक जो आपकी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, उसका फॉर्मूला है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी आपका क्या आ गया, आपका जो सी मतलब सी आपका कोफिशिएंट आ गया, और m क्या आ गया, इंटरसेप्ट आ गया। ठीक है। ओह सॉरी, आई थिंक आई से इट रॉन्ग। जो कोफिशिएंट आ गया वो m आ गया, और इंटरसेप्ट क्या आ गया, प्लस c, जो हम लिखते हैं बाद में। ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट में हमारे पास मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। अब जो मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट होता है, वो क्या करता है कि वो, जैसे हमने बैच में क्या किया, उसे पूरा ट्रेनिंग सेट में फाइंड किया। स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में क्या किया, एसजीडी में क्या किया, हमने क्या किया, रैंडम वैल्यूज उठाई। अब ये क्या करता है मिनी बैच, की बैचेस बनाता है। बैचेस मतलब कि रैंडम वैल्यू, रैंडम उठा दिए 5-6 वैल्यूज, उसको निकाल दिया, तो उसका एक बैच बना दिया। अब उस बैच में वो परफॉर्म करेगा कि कैसे हम ग्लोबल मिनिमा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज नहीं बताई एसजीडी में। एसजीडी का बेनिफिट क्या है? एक तो आपने बोल दिया फास्ट है, एक और बेनिफिट है उसका, जो बैच और मिनी बैच भी नहीं दे पाता है। तो एसजीडी में क्या होता है, बाय द वे आपका डेटा क्या है, इरेगुलर है। आपका डेटा क्या है, इरेगुलर है। अब डेटा इरेगुलर है, तो इसमें क्या होंगे, जो ग्लोबल मिनिमा है वो कभी फाइंड नहीं होगा। ग्लोबल मिनिमा सिर्फ और सिर्फ रेगुलर डेटा में ही फाइंड होता है। तो इरेगुलर डेटा आ गया। अब उसके बाद, अब बैच वाला तो पूरा फाइंड करेगा भाई, लास्ट तक फाइंड करता रहेगा, जब तक इटरेशन खत्म नहीं हुई। क्योंकि जैसे ही रिपोर्ट मतलब मैक्सिमम इटरेशन आउट हो गई, तब उसके बाद लास्ट में बोल देगा कि भाई ये है, कि वो लोकल मिनिमा फाइंड करके दे देगा। पर स्टोचैस्टिक में क्या है, ये पहले ही राउंड में देख लेगा कि डेटा इरेगुलर है, उसके बाद पहले ही राउंड में ये लोकल मिनिमा दे देगा भाई आपको। मिनी बैच में ही फंस जाता है यहाँ, क्योंकि मिनी बैच भी एक बैच ही तो बना के उसमें तो पूरा ट्रेवर्स कर रहा है ना। इसकी वजह से मिनी बैच और बैच ग्रेडियंट सिस्टम, बैच ग्रेडियंट डिसेंट, उससे अच्छा होता है, एल्गोरिथम अच्छी होती है एसजीडी। इसलिए हम सबसे ज्यादा एसजीडी यूज करते हैं। ठीक है। आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू।